हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम लोग भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि जितना आवश्यक है थ्योरी पढ़ना उतना ही आवश्यक है प्रैक्टिस भी करना। थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। आज हम लोग भोजन के कार्य भोज्य समूह का थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले की वीडियो में आज हम उससे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं। भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं। पहला ऑप्शन है इसमें रेशा, दूसरा जल, तीसरा वर्ण यौगिक और लास्ट है युक्त सभी। भोजन के गैर पोषणीय घटक से मतलब होता है कि जिससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। रेशे से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। रेशा सिर्फ पाचन में सहायता करता है। कहने का मतलब है जल के अवशोषण में सहायता करता है और कब्ज नहीं बनाता है, पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाता है, लेकिन इसका जो कैलोरी मूल्य होता है वह शून्य होता है। यह पोषण प्रदान नहीं करता है। यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, जल अवशोषण क्षमता को बढ़ाता है। जल से भी हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती और वर्ण यौगिक से भी हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। तो ये सब तीनों गैर पोषणीय घटक के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उक्त सभी। नेक्स्ट है ट्राइडिजिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित है। नेक्स्ट है भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं? शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य और मनोवैज्ञानिक कार्य। तो भोजन का हमारे शरीर में तीनों कार्य होते हैं। जैसे शारीरिक कार्य हो गया, शारीरिक कार्य के अंतर्गत शरीर के अंगों का निर्माण करना, शरीर की सुरक्षा करना, रोगों से रक्षा करना, आंतरिक क्रियाओं का नियमन नियंत्रण करना, ये सब शारीरिक कार्य के अंतर्गत आ जाता है। सामाजिक कार्य के अंतर्गत जैसे अतिथि सत्कार हो गया, सामाजिक कार्य के अंतर्गत अतिथि सत्कार, या हम कह सकते हैं इसको भोजन प्रतिष्ठा बढ़ाने में सहायक होते हैं। और मनोवैज्ञानिक कार्य के अंतर्गत जैसे कि भोजन का उपयोग मनोवैज्ञानिक कार्य में देखें तो सुरक्षा की भावना के रूप में भी हम लोग भोजन का प्रयोग करते थे, और भोजन का प्रयोग बल के रूप में भी किया जाता है, और भोजन संवेगों को भी प्रकट करता है। तो यहाँ पर भोजन के कार्य तीनों आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्पाद का MRP से क्या अभिप्राय है? MRP, तो इसका राइट आंसर होगा किसी उत्पाद पर MRP से तात्पर्य है कि अधिकतम फुटकर मूल्य। जो हम लोग सामान खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है MRP, अधिकतम फुटकर मूल्य या अधिकतम खुदरा मूल्य। निम्न में से कौन सी विधि व्यक्ति के पोषण स्तर का आकलन नहीं करती है? तो इसमें उम्र के अनुसार लंबाई, 24 घंटा बाद की विधि, जैव रासायनिक विधि और रचना विधि। तो इसका राइट आंसर सभी होगा, कि हम पोषण का आकलन जब भी करते हैं तो उम्र के अनुसार भी करते हैं। उम्र के अनुसार ही तो हम लोग भोजन देते हैं, पोषण मिलता है। और जैव रासायनिक विधि भी के आधार पर भी करते हैं, और 24 घंटा विधि, 24 घंटे में कितने पोषण की आवश्यकता है, कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और रचना विधि के अनुसार भी करते हैं। तो आयोग ने इसमें चारों ऑप्शन को सही माना। चारों ऑप्शन इसमें सही हैं। 5 खाद्य समूह पद्धति हैं। तो इसका राइट आंसर होगा खाद्यान्न में अनाज एवं उत्पाद, दालें, फलियां, दूध, दूध से उत्पाद, फल एवं सब्जियां और वसा, चीनी। तो इसका राइट आंसर बी होगा। 5 खाद्य समूह में
प्रोटीन, वसा, ऊर्जा नहीं आते हैं और न ही प्रोटीन, रेशा, विटामिन, खनिज आते हैं। खाद्यान्न, दालें, सब्जियां, फल और दूध ये सब आते हैं, लेकिन वसा भी आती है इसमें। तो इसका राइट आंसर बी होगा, क्योंकि बी में वसा एवं चीनी भी दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है। अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आधारीय चयापचय। राल क्या होते हैं? तो राल वर्णक को बोलते हैं। डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है? तो 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं कि हम जो भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं वह किसी न किसी ईयर में अवश्य आया है। कोई भी जब पेपर होता है तो उसमें 50% जो क्वेश्चन होते हैं वह पिछले वर्ष के क्वेश्चन से ही आते हैं। 50% क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन ही आते हैं जो आ गए होते हैं। तो हमें प्रैक्टिस में उन सभी प्रश्नों को शामिल करना है जो पिछले वर्ष आए हुए हैं, और इसके बाद अदर से भी प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में: अच्छी और बुरी, कुपोषित और अतिपोषित, अपर्याप्त और पर्याप्त, अनुकूलतम और अल्पतम। तो यहाँ पर पोषणीय स्थिति का जो वर्गीकरण किया जाता है वह अनुकूलतम और अल्पतम के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन से क्या बढ़ता है? फर्मेंटेशन से क्या बढ़ता है? तो फर्मेंटेशन से पाचनशीलता बढ़ती है। यदि हम अनाज को कुछ देर के लिए फर्मेंटेशन या उसको भीगने के लिए रख दें तो उसमें विटामिन बी की मात्रा बढ़ जाती है। विटामिन बी और सी दोनों की मात्रा बढ़ जाती है, और इन दोनों विटामिन के बढ़ने से पाचन भी आसान हो जाता है, पाचनशीलता भी बढ़ जाती है और पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है। किण्वन जो है एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों का सूक्ष्म सजीवों द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटन हो जाता है। किण्वन से पाचनशीलता बढ़ती है, खमीरीकरण द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादक का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, यह यूजीसी नेट में आया हुआ है, लेकिन टीजीटी पीजीटी में यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं कि पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाता है, या संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, खजूर में क्या पाया जाता है। इस तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और बनते भी हैं। इसमें मिलान करना है कि पपीते में क्या पाया जाता है, तो पपीते में विटामिन ए पाया जाता है, संतरा में विटामिन सी पाया जाता है, खजूर में लौह तत्व पाया जाता है, और रागी कैल्शियम में पाया जाता है। रागी में कैल्शियम पाया जाता है। सो आज हमने कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन को सम्मिलित करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।